मित्रों, श्री हीरालाल मिश्र मधुकर जी के द्वारा संपादित नए सदी के स्वर भाग 2 में जिन कवियों को मैंने चुना वो मेरे अपने चुने हुए कवि नहीं हैं, बल्कि संपादक के स्वयं चुने हुए कवि हैं। मैं तो कविता का पाठ करता हूँ और इस महाग्रंथ से महाग्रंथ ही कहा जाएगा, क्योंकि इस महाग्रंथ की रचना 1220 पृष्ठों में की गई है और गजब की इसमें बाइंडिंग है जो कि सराहनीय है। कोई भी कवि का पृष्ठ इधर उधर नहीं भाग रहा है, इसलिए इसको मैंने महाग्रंथ के रूप में कहा है। आइए चलते हैं फिर अगले कवि की ओर। और मैं जो अगला कवि ले रहा हूँ डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी हैं। डॉक्टर कृष्णकांत दुबे जी का जन्म 1 मार्च 1976 ईस्वी को हुआ। इन्होंने एमए और पीएचडी किया है और ये पंडित सुंदरलाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज के सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग में हैं। और इनकी जो किताबें हैं शिवमंगल सिंह सुमन की जनवादी चेतना, ये शोध ग्रंथ है। और माँ नदी नहीं समुंदर हो एक कविता संग्रह है और विभिन्न पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। इन्होंने एक और ग्रंथ का संपादन किया है जो सुशील राकेश की श्रेष्ठ कविताओं के रूप में देखने को मिलता है। और इन्होंने सुशील राकेश की कई कविताओं की भूमिका भी इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है जो पढ़ने में अतुलनीय है। हिंदी सेवी संस्थान लखनऊ द्वारा सम्मान इनको मिला। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जन्म शताब्दी सम्मान, युगवाणी सम्मान, साहित्य शिरोमणि सम्मान, साहित्य अमृत सम्मान और विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी हुए हैं। ये कन्नौज के उन कवियों में है जिनमें समकालीन कविता का प्रतिबद्धता, समकालीन कविता के प्रति इनकी प्रतिबद्धता दिखाई पड़ती है। और इन्होंने कॉलेज की वार्षिक पत्रिका कादम्बरी के प्रधान संपादक भी रहे और इनका गांव है सौंसरापुर, जिला कन्नौज के रहने वाले हैं। वैसे तो विचारों से और प्रबुद्धता से ये आलोचक श्रेष्ठ हैं। इनकी आलोचना के कई शोध प्रबंध लेख सभी पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं और कविताएं भी इनकी पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं। मैं इनकी एक कविता पढ़ रहा हूँ, पिता के तलवों की छाप। बहुत अच्छी और वैचारिक कविता है, इसे आप भी सुने। पिता के पीछे पीछे चलते हुए अक्सर नापने लगता हूँ पिता के तलवों की छाप। देखिए, एक बेटा जो है, एक बच्चा जो है, वो अपने पिता के ही चरण चिन्हों पर चलने की कोशिश करता है। इसको उन्होंने अपनी कविता में लिया है। पिता के पीछे पीछे चलते हुए अक्सर नापने लगता हूँ पिता के तलवों की छाप। हमारे पूरे खानदान में सबसे बड़ी हैं पिता के तलवों की छाप। जिस डगर पर भी वो चलते उसी डगर पर बन जाती है अमित पिता के तलवों की छाप। पूरा गांव देखता है कि पिता के तलवों की हनक, जो रेत पर ही नहीं बल्कि पक्की पक्की सड़क पर भी छोड़ देते हैं अपनी छाप। पीछे आने वाले राहगीरों के लिए बनती है नज़ीर। सब उसकी छाप की तरह बनना चाहते हैं अपनी छाप और सदियों तक पिता की तरह परंपराओं का करना चाहते हैं निर्वहन, ताकि उन परंपराओं की ओट में जीवित बनी रहे हमारी सभ्यताएं और संस्कृतियों के इतिहास को लंबे समय तक मनुष्य के लिए पढ़ा जाता रहे। समय के साथ साथ सब बदल रहा है, यहाँ तक कि बदलने लगी है मूल्यों की परिभाषाएं और स्वार्थ की लिप्सा में संबंधों की डोरें भी बंधने लगी हैं। ऐसे समय में बहुत प्रेरणात्मक है पिता के निस्वार्थी कर्मों की छाप। और अंतिम में देखिए, पिता के पिता यानी मेरे बाबा के तलवों की छाप आज भी इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है।
लोग उसी छाप को मानते थे अनुकरणीय। जब भी होते थे उलझन में, बाबा के पचिन्हों को निहारते लगते थे, तभी अनायास ही मिल जाता था एक सटीक रास्ता जो जाता था मंजिल की ओर। मेरे पिता की छाप विरासती खानदानी है, समय बदल जाए पर नहीं बदलेगी मेरे पिता के कलमों की छाप। कर्म, निष्ठा, दृढ़ता, प्रतिबद्धता, संकल्प, सत्यता और जनबाधिता से भरी जनमन को खूब भाती है मेरे पिता के कलमों की छाप। पिता के माध्यम से इन्होंने इस बात को इसमें स्पष्ट किया है कि मनुष्य अगर अपने जीवन में अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर और पिता के बताए हुए वसूलों पर चलता है तो वो निश्चित सफल होता है। और अगली कविता देखिए, इनकी 2 कविताएं मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे गांव वाला बटवृक्ष, ये भी इनकी बहुत अच्छी कविता है। मेरे गांव वाला बटवृक्ष, बहुत विशाल है मेरे गांव का बटवृक्ष, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं सबको करती हैं प्रभावित और घनी छांव से सब कुछ ढक लेती हैं। उसे उसके अपने विशालकाय आकार से तनिक सी हवा में खनखनाने लगता है, तनिक से आहट में शिखर तक हिलने लगता है। अगर उसके नीचे उगाता है कोई भी पौधा, वह किंचित भी पनपने नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि छोटे छोटे पौधे एक न एक दिन जब ये बड़े होंगे, फूलेंगे, खिलेंगे, फलेंगे और करेंगे स्थापित अपना वर्चस्व, तब अब उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। कोई नहीं मानेगा उसके विशाल का आकार को, नहीं कोई स्वीकार करेगा शोषणकारी घनी छाँव। इस कविता में बड़ी अजीब विडंबना है कि वो जो बटवृक्ष है अपने नीचे या अपने छाँव में किसी भी छोटे पौधे को उगने नहीं देता। ये पूंजीवादी व्यवस्था है और पूंजीवादी व्यवस्था में जो सर्वहारा वर्ग है हमेशा पिसता रहता है। इसको इन्होंने इसमें दिया है कि कोई नहीं मानेगा उसके विशाल का आकार को, नहीं कोई स्वीकार करेगा शोषणकारी घनी छाँव को, वो कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसमें इस तरह का संघर्ष जो इन्होंने व्यक्त किया है बहुत अच्छे ढंग से लिया है। और देखिए आगे, मेरे गांव वाला बटवृक्ष अहम के नशे में डूबा, कभी नहीं स्वीकारता किसी और के वजूद को, नहीं मानता किसी को भी अपने से ज़्यादा काबिल, सबकी योग्यता को फर्जी बताते हुए नकारता रहता है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का बहुत स्पष्ट चित्रण है कि जो लोग पूंजीपति हैं, जो पूंजीवादी लोग के हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था के शोषक हैं, वो कभी भी किसी भी सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति को उभरने नहीं देते और न ही उसको उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसको इन्होंने कविता में लिया है। छोटे बड़े हर अवसर पर स्वयंभू बनकर गांव के लोगों को डराता रहता है। वह नहीं चाहता है कि गांव के लोग उसके डर से मुक्त हों, बना ले अपनी निडर पहचान और उन्नति के शिखर को चूमने लगें। जो बटवृक्ष जो है कभी भी किसी को नहीं चाहता कि वो पनपने, स्वतंत्र रूप से उसका विचरण हो। इस बात को इन्होंने स्पष्ट किया है। इसलिए गांव की जो सर्वहारा वर्ग है गांव का, वो उससे डरता रहता है। बड़ी बेढब है सोच बटवृक्ष की, जब कोई दूसरा आगे बढ़ेगा ही नहीं तब उसकी विरासत कौन भला ग्रहण करेगा और उसके सिद्धांतों को लंबे समय तक कौन आगे बढ़ाएगा। फिर तो उसका वजूद उसी के साथ खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगी निशानी ताकि हम उसे याद कर सकें। हम चाहते हैं कि बटवृक्ष रहे, 100 नहीं हजारों वर्ष तक रहे, अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं को दे आशीष, आगे बढ़ने का, फूलने का, फलने का और हर सब जन्मे पनपे बढ़ें उसकी घनी छाँव में, शापित नहीं बरदानी बने मेरे गांव वाला बटवृक्ष। बड़ा कवि के एक मानवीयतावादी दृष्टिकोण है कि वो ये नहीं चाहता कि बटवृक्ष जो है किसी और को पनपने न दे, वो पनपने दे और अपने सिद्धांतों को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को बढ़ाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो सर्वहारा वर्ग को महत्व दे। और इस महत्वता को जब वो स्वीकार नहीं करता तब उसका वजूद उसी तक ही समाप्त रहता है। इसको कवि ने स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि ये बटवृक्ष ऐसा हो जो 100 नहीं हजारों वर्ष तक रहे, ये अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं से दे आशीष। वो कहता है कि ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था को कायदे से अपने जो शाखाएं हैं उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आशीष देता रहे, आगे बढ़ने का, फूले फलने का और हम सब जन्मे पनपे पढ़ें उसकी घनी छाँव में, शापित नहीं बरदानी बने मेरे गांव वाला बटवृक्ष।
बहुत अच्छा दृष्टिकोण इसमें इन्होंने लिया है। मैं इनको साधुवाद देता हूँ और ऐसी अच्छी कविताओं के लिए मैं बधाई देता हूँ। और अगले कवि है लाल बहादुर चौरसिया लाल, जिनका जन्म 5 अक्टूबर सन 1976 ईस्वी को हुआ। ये गोपालगंज बाजार जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इनका बहुत कई कविताएं इसमें इनमें दी हुई हैं। इनकी एक कविता मैं ले रहा हूँ, प्रेम का दीपक। हर कवि चाहता है कि अपने जीवन काल में जो भी उसको उन्नति प्राप्त हो, जो भी कुछ प्राप्त हो, वो प्रेम के माध्यम से प्राप्त हो। चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक नया संसार हो, चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक नया संसार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो, बाग में हर रूप के हर रंग के फल फूल हो, खाक में मिल जाए डाली यदि कहीं भी शूल हो, बुलबुलों का गान हो भ्रमर का गुंजार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो, बादलों की बूंद मोती बन के बरसे चमन में, आती रहे हर राह से प्यार की खुशबू पवन में, चूम ले आकाश आकर भूमि का श्रृंगार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो। आगे देखिए, चांदनी शबनम बिखेरे तपती ईर्षा धूप पर, पाबंदियां लगती रहें वासना की भूख पर, लालची नजरें हो ओझल मेल का बाजार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो, विश्वास की उन छप्परों को छू न पाए आंधियां, अंकुर न फूटे दुश्मनी का महके हमेशा वादियां, जख्म बाहर हो दिलों का भाव का संचार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो। और अंतिम है, मिल जाए मानो धूल में जिसने रुलाई सभ्यता, खिल जाए डाली प्रेम की रसदार बन के सौम्यता, इन रावणों का अंत हो उन राम का अवतार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो, प्रेम का दीपक जले हर्ष का व्यापार हो। और अगली कवित्री हैं डॉक्टर आरती कुमारी। डॉक्टर आरती कुमारी का जन्म 25 मार्च सन 1977 ईस्वी को हुआ। इन्होंने भी PhD MA नेट कर रखा है और ये सहायक शिक्षिका हैं राजकीय उच्च विद्यालय ब्रह्मपुरा मुजफ्फरपुर की, और अतिथि व्याख्याता हैं प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय पोखरेरा में, और मुजफ्फरपुर की रहने वाली हैं। इनकी कई गज़लें हैं, इसमें से मैं एक गज़ल ले रहा हूँ, देखिए आपको भी शायद पसंद आएगी। क्यों हर बशर के जहन में बहशत है आजकल, क्यों दांव पे हर एक की इज्जत है आजकल, क्यों हर बशर के जहन में बहशत है आजकल, क्यों दांव पे हर एक की इज्जत है आजकल, माँ बाप सर पे बोझ हैं भाई ही गैर हैं, यूं तार तार रिश्तों की अजमत है आजकल, खुद अपने घर को लूट के ही शोर कर रहे, ये चाल ये फरेब ये हरकत है आजकल, क्यों हर बशर में जहन में बशत है आजकल, दिल को करार है न फिजा में सुकून है, दहशत है खौफ है यहाँ नफरत है आजकल, जुल्मों सितम के डर से मायूस आरती, दिल में कोई उम्मीद न हसरत है आजकल, क्यों हर बशर के जहन में वहशत है आजकल, क्यों दांव पे हर एक की इज्जत है आजकल। देखिए अगली कवित्री हैं डॉक्टर आशा सिंह सिकरवार। आशा सिंह सिकरवार जी का जन्म 1 मई सन 1977 ईस्वी को हुआ। इन्होंने भी PhD कर रखा है और काफ़ी जगहों कई कृतियाँ इनकी प्रकाशित हुई हैं और इन्हें बहुत सम्मान भी मिला है। ये अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली हैं और इनकी कई कविताएं इसमें दी हुई। एक कविता मैं पढ़ रहा हूँ, पंख वहीं रह गए।
पंख वहीं रह गए। बाबा, हम तो होती तुम्हारे आंगन की भेड़ बकरियां। बाबा, हम जो होती तुम्हारे आंगन की भेड़ बकरियां, घर के पिछवाड़े से तड़के गड़रिया टेर लगाता, संटी से हकियाता छोड़ आता किसी बियाबान में, हर दिन भर घास फूस चरती, डंठल लीलती, सांझ को घर लग लेती। किसी दिन तुम तंग आकर पोए दूपों से बेच आते किसी दूसरे की खूंटी उस पे बंधने के लिए। हम भेड़ बकरियां नहीं हैं बाबा, तुम्हारे शरीर की लाल बूंदें हैं हम, जो धूप के स्पर्श से दहक उठती है, गुलमोहर की तरह भर लेना चाहती है हम अपने भीतर उन हवाओं को जो हिमालय की चोटियां छूकर गुजरती थीं हमारे खेतों से। अम्मा की तरह उम्र भर कंडे नहीं थाप सकती थी हम। एक दिन सारी परंपराएं लांघ कर इस आसमान में चली आईं, लेकिन हमारे पंख वहीं रह गए बाबा तुम्हारे पास, हमारे पंख वहीं रह गए बाबा तुम्हारे पास। और इसके बाद एक कवि हैं इसमें, विकास पांडे जी। विकास पांडे ने भी बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं और इसमें प्रकाशित हुई हैं। मैं इनकी एक कविता पढ़ रहा हूँ, बाबूजी। विकास पांडे जी का जन्म 12 नवंबर सन 1977 ईस्वी को हुआ। ये बनारस रेल कारखाना वाराणसी के रहने वाले हैं और अध्यापक हैं बरेका इंटर कॉलेज वाराणसी में। इनकी कविता लिखी, बाबूजी। यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। यदा कदा मेरे कमरे में आ जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। बड़े सख्त थे कहाँ कभी वे दिखलाते थे कोमलता, यदि क्रोध कर दे तो उनके नैनों में सूरज जलता। पलता था पर प्रेम भी उनके मन के अदृश्य कोने में, जो आता था काम एकांत में उनकी पलक भिगोने में। कभी प्रेम उमड़ा तो उससे छुपा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी। और अंतिम देखिए, कानून को पटवारी अमीन जमीन की पैमाइश, राशन कार्ड पाने को कैसे पूरी की थी फरमाइश। अंचल तहसील राजस्व अदालत का कैसा निष्फल चक्कर, रोज रात को वही कथा कहते थे जब आते थे घर। जरजमीन की जटिल विषाद बिछा जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी, बात बात में बड़ी बात बतला जाते थे बाबूजी।